तो तीसरी बार हरियाणा में सरकार संभालने वाली बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। सैनी की अगुवाई में हरियाणा पहला राज्य बन गया है जिसने कोटे के भीतर कोटा सिस्टम को लागू कर दिया है। सत्ता संभालते ही इस तरह के फैसले ने नायब सिंह सैनी के सियासी कद को ऊंचा कर दिया है, क्योंकि शपथ लेने के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में नायब सिंह सैनी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कोटा के भीतर कोटा सिस्टम को लागू कर दिया। सैनी सरकार के इस ऐलान से हरियाणा की नहीं देश भर की सियासत में हंगामा मच गया है। तमाम पार्टियां, खासकर कई क्षेत्रीय दलों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। विरोध करने वालों में वो भी हैं जो इंडिया ब्लॉक के हैं और वो भी हैं जो एनडीए में शामिल हैं, जबकि बीएसपी जैसी पार्टियां भी हैं जो किसी गठबंधन का हिस्सा तो नहीं, लेकिन दलितों का वोट बैंक ही जिनकी राजनीति का आधार रहा है। इस पर हो रही राजनीतिक रस्साकशी से पहले आपको सैनी सरकार का वो फैसला आसान भाषा में बताते हैं जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। तो सिर्फ 5 पॉइंट में सैनी के बनाए नए सिस्टम को समझिए। अनुसूचित जाति में सब कैटेगरी को लागू किया गया। एससी समुदाय को छोटी छोटी कैटेगरी में बांटा जाएगा। इन सब कैटेगरी को आरक्षण का अलग कोटा मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत फैसला लिया गया है, समाज के सबसे पिछड़े लोगों को आरक्षण का इससे फायदा मिलेगा। यही कहना सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी था और यही बीजेपी भी इस वक्त कह रही है। अब इसे लागू कैसे किया जाएगा, इसे समझने के लिए जानिए कि अब तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा क्या है और जो नई आरक्षण व्यवस्था का ऐलान हुआ है वो भी इसी सीमा के भीतर रहकर पूरा किया जाएगा। फिलहाल एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की जो सीमा है वो क्या है, इसे समझना पड़ेगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। तो आपने सुना हरियाणा के सीएम क्या कह रहे थे। फिलहाल एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की सीमा 15% है, जबकि एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की सीमा 7.5% है। दोनों को मिला दें तो ये 22.5% का आरक्षण है एससी एसटी के लिए। अब यह स्पष्ट तौर पर जान लीजिए कि सैनी सरकार के ताजा और बड़े फैसले में जिस कोटे के भीतर कोटा दिया जाएगा वो एससी का कोटा है। तो अब समझिए कि इसे हरियाणा में कैसे अमली जामा दिया जाएगा। इसे बिल्कुल आसान लफ्जों में बताते हैं। अनुसूचित जातियों में आरक्षण को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। ये 2 वर्ग होंगे, अनुसूचित जाति और दूसरा वंचित अनुसूचित जाति। अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण का कोटा तय है, लेकिन अब इसमें से आधा यानी 7.5% आरक्षण का बंटवारा वंचित अनुसूचित जाति के लोगों के बीच होगा, जबकि बाकी के 7.5% आरक्षण का फायदा पहले की तरह अनुसूचित जातियों के लिए रहेगा। अब हम आपको बता देते हैं कि कोटे के भीतर यह कोटा होता क्या है। आरक्षण में पहले से आवंटित कोटे के भीतर नई आरक्षण व्यवस्था लागू करने का यह फैसला है। आरक्षण के सिस्टम से पिछड़ रहे लोगों को आगे लाने का ये इसका मकसद है और बड़े समूहों के भीतर कमजोर वर्गों को अधिकार का लाभ पक्का करना है। ये इस वक्त जो इसका मकसद बताया जा रहा है। मतलब यह हुआ कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर अलग अलग समूहों को आरक्षण दिया जा सकता है, जिससे उन समूहों को ज्यादा मौके मिल सकें जो अब तक सामाजिक या आर्थिक तौर पर ज्यादा वंचित और पिछड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है जिसके आधार पर हरियाणा की सैनी सरकार ने कोटे के भीतर कोटे का यह फैसला किया है, जिसे लागू करने की बात की है। दरअसल 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। अगस्त के अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी के कोटे में अनुमति ये दी थी। कोटे के भीतर कोटा संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत जायज है, यह बताया गया। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने कोटे के भीतर कोटे को असमानता के खिलाफ नहीं माना।
सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा था कि राज्य सरकार एससी और एसटी कैटेगरी में सब कैटेगरी बना सकती है, जिससे मूल और जरूरतमंद कैटेगरी को आरक्षण का ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी उन वर्गों को आरक्षण का फायदा पहुंचाना मकसद है जिन्हें उसका अब तक कम फायदा मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के भीतर कोटा तर्कसंगत आधार पर होना चाहिए और यह भी जोड़ा कि राज्य सरकार मनमर्जी से यह फैसले नहीं कर सकती। कोर्ट के मुताबिक राज्यों का फैसला भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में होगा, यानी राज्य जो तय करेंगे उस पर कोर्ट भी देखेगी कि सही है कि नहीं आधार। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला 2004 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए दिया था। 2004 में 5 जजों की बेंच ने ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश मामले में फैसला सुनाते हुए साफ कहा था कि एससी एसटी कैटेगरी के भीतर सब कैटेगरी नहीं बनाई जा सकती। लेकिन 2 महीने पहले अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बड़े वर्ग के भीतर एक छोटे ग्रुप को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आरक्षण के बावजूद जो लोग पिछड़ रहे हैं उन्हें प्राथमिकता देना राज्य का कर्तव्य है। एससी और एसटी कैटेगरी के लेवल कुछ लोग ही आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं जो उनको आरक्षण दिया गया है। इस गंभीर मुद्दे पर को लेकर के यह बड़ा फैसला आया और इसको अब जब पहली बार लागू किया गया है तो इसको लेकर सियासी सवाल उठ खड़े हुए हैं और इसी कोटे के भीतर कोटे को लेकर के अब खुद एनडीए के भीतर कांटे उभरते नजर आ रहे हैं। तो युधिष्ठिर शर्मा साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडवोकेट साहब। युधिष्ठिर जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है लाइव टाइम्स पर। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ये बताइए तकनीकी तौर पर कि ये जो कोटे के भीतर कोटा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हालांकि ये दशकों से चला आ रहा था, पंजाब के मामले की बात हम करें तो, लेकिन आखिरकार ये फैसला आ गया है। अब जो कहा गया है कि जो भी फैसला राज्य सरकारें करेंगी वो न्यायिक समीक्षा के दायरे में होंगी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो किस तरह इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि देयर आर 2 ऑप्शंस सजेस्टेड बाय द कोर्ट, अदरवाइज देयर आर 3 ऑप्शंस। नंबर 1, दे कैन फिक्स द कोटा टू द पर्सन्स, उन लोगों के लिए फिक्स कर सकती है जिन लोगों को आज तक इसका लाभ नहीं मिला, उन जनजातियों या उन शेड्यूल कास्ट के लिए, या वो एक पर्टिकुलर परसेंटेज फिक्स कर सकती है, या उनकी जो आमदनी है, वार्षिक आमदनी, उसके बेस पे कर सकती है। लेकिन ये सब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करेगा कि इम्प्लीमेंटेशन का लेवल क्या है। तो इसका मकसद क्या है एडवोकेट साहब? ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के फैसले को पलट करके दिया है, क्यों? इसके मूल में क्या है इस फैसले के? इसके मूल मकसद ये है कि देयर आर 2 टाइप ऑफ कैटेगरीज। एक वो है जो क्लास 1 सर्विस में है और कुछ लोग वो हैं जो क्लास 4 सर्विस में है। तो क्लास 1 का बेटा क्लास 1 बने, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्लास 4 के बेटे को भी क्लास 1 में जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो पर्पस ये है कि उसको प्रेफरेंस दें जो क्लास 4 का बेटा है वो भी क्लास 1 में जा सके। मतलब अगर आपकी बातों को मैं सरल शब्दों में समझना चाहूं एडवोकेट साहब, तो मतलब ये हुआ कि जो पहले से ही आगे बढ़ चुके हैं, आरक्षण का फायदा जिनको मिला काफी पहले, उनका परिवार आगे निकल गया और उनकी स्थिति बेहतर हो गई, तो अब संभावना यह बनती है कि वहीं ज्यादा और फायदा ले जाएंगे बजाय इसके कि जो अभी भी पीछे हैं उनको फायदा मिल पाए। और इसी वजह से ये कोटे के भीतर कोटा दिया गया है कि जो आज भी पीछे हैं उनको भी फायदा मिल पाए। क्या मैं सही समझ रहा हूं? बिल्कुल सही बात है। जो व्यक्ति जिसके पास आज खाने के भी पूरी तरह से साधन नहीं है और वो भी उसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, और जो क्लास 1 ऑफिसर है वो भी उसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन क्लास 1 कैटेगरी का जो बच्चा है उसको ये फैसिलिटी उसके परिवार से मिलती है, लेकिन जो बेचारा गरीब आदमी जिसके पास खाने के भी साधन नहीं है उसके परिवार को वो फैसिलिटी नहीं मिलती, तो उसके बच्चे को आगे बढ़ने में दिक्कत होती है। तो उसको भी बढ़ाने के लिए ये किया गया है। जी एडवोकेट साहब, आप बने रहे मेरे साथ जुड़ गए हैं ये
अरविंद कुमार जी जेएनयू से मेरे साथ जुड़ गए हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अरविंद जी, ये जो एक लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया 1 अगस्त को और अब इसको इंप्लीमेंट किया गया है पहली बार हरियाणा में, कोटे के भीतर कोटा, आप सामाजिक तौर पर इसे हमें कैसे समझाएंगे, क्यों इसकी जरूरत पैदा हुई? देखिए, ये मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है ये स्वागत योग्य है, क्योंकि जो जिसको हम रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी कहते हैं, इसका उद्देश्य था कि समाज के सभी लोगों की भागीदारी प्रशासन में और भी क्षेत्रों में, और चूंकि ये ऐतिहासिक रूप से कुछ लोग जो है वंचित थे और इसीलिए उनको ये सुविधा देने की जरूरत पड़ी। अब ये जो कैटेगरी हम लोग बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, ये काफ़ी हेट्रोजीनस कैटेगरी है और इसमें भी बहुत तरह की जातियां होती हैं। यहाँ तक कि एक और भी बात है, जैसे एससी कम्युनिटी के लिए कहा जाता है, और हकीकत भी ये है कि उनके खिलाफ एक छुआछूत की प्रथा थी पहले। हालांकि अब संविधान में उसको गैर कानूनी किया गया है, लेकिन एक चीज नियम होता है और दूसरा होता है सामाजिक जो कंडक्ट है, वो दोनों में अंतर भी होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो कास्ट सिस्टम है ये एक बहुत विचित्र है, ये ग्रेडेड इनइक्वालिटी है कि एक ऊपर वाला अपने नीचे के विरुद्ध जो है डिस्क्रिमिनेशन करता है, वो दूसरे के नीचे करता है। तो प्रोफेसर तो साहब, जो यहाँ पे विक्टिम है वो विक्टिमाइजर भी है। जी, इसका जिक्र भी किया सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में, इसकी तो वजह से आरक्षण लाया गया। भी, लेकिन अब आरक्षण के भीतर आरक्षण की जो बात हो रही है, उसकी क्या प्रासंगिकता है, रेलेवेंस है, उसकी क्यों जरूरत पड़ी है? उसकी प्रासंगिकता बहुत ही अधिक जरूरी है, क्योंकि जो अभी तक अनुसूचित जाति कैटेगरी को एक माना गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ जातियां ऐसी थी जो थोड़ी आगे थी पहले से, और उन्होंने आरक्षण की सुविधा लेके उनकी स्थिति, सामाजिक स्थिति बेहतर हो गई, और जो जाति इस स्थिति में नहीं थी और वो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाई, वो पीछे रह गई जी। और जो पहले हम बोलते थे कि अपर कास्ट और ये शेड्यूल कास्ट में जो डिफरेंस था, वो डिफरेंस अब विद इन शेड्यूल कास्ट भी दिखने लगा है, और इसलिए बहुत लोग जो है वंचित मान रहे हैं, और वो भी अपनी बात उठा रहे हैं कि अगर आप देखें किसी एग्ज़ाम का जब एक रिजल्ट निकलता है तो उस लिस्ट में जो आरक्षित जो कैटेगरी के जो कैंडिडेट होते हैं उसमें कुछ खास जाति के लोग का प्रतिनिधित्व ज़्यादा दिखता है, और यही चीज़ अनुसूचित जनजाति में भी दिखता है। अभी वहाँ पे सवाल नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ भी अगर आप देखें तो एक खास क्षेत्र के, और मैं बहुत अधिक जानता नहीं हूँ कि जनजाति में किस तरह का विभाजन होता है, लेकिन खास तरह के क्षेत्र के लोग या खास तरह के जिनका सरनेम होता है उनका प्रतिनिधित्व आप ज्यादा देखेंगे। प्रोफेसर साहब, निश्चित रूप से जी राइट। प्रोफेसर साहब, अब सवाल, हालांकि ये सवाल राजनीतिक है, लेकिन मैं आपसे इसके सामाजिक पहलू को पूछ रहा हूं, समझना चाहता हूं। जितने भी दलित की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं जो दलितों को लेकर के आंदोलन करने का भी दावा करते रहे हैं, वामसेफ आंदोलन से बीएसपी पैदा हुई थी, और ऐसे ही बिहार में भी पार्टी है, इन दोनों ही पार्टियों ने विरोध कर दिया है। उनका आरोप है कि इसके जरिए, यानी कोटे के भीतर कोटे के जरिए दरअसल दलित समाज को तोड़ने की राजनीति हो रही है। क्या आप इससे सहमत हैं सामाजिक नजरिए से देखकर? देखिए, असल में जो सामाजिक चीज है उसमें बहुत मुश्किल है किसी तरह की ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना। अब उनको ये लगता है कि ये सरकार की एक नीति हो सकती है तोड़ने की, लेकिन मुझे लगता है कि मैं राजनीतिक चीज पे टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक सामाजिक विज्ञानी होने के नाते मैं तो यही कहूंगा कि जो सामाजिक न्याय है सबको मिलना चाहिए, और जो जाति पिछड़ गई हैं पिछले 75 साल में उनको तो शामिल होना चाहिए, उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसके लिए अगर कोटे के अंदर कोटे का सिस्टम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो मुझे उसमें ये लॉजिक दिखता है, जस्टिफिकेशन है उसमें जी। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये तोड़ने की चीज है। कुछ लोग मान सकते हैं, उनके पास शायद तर्क हो सकता है,
जी। लेकिन दलित जब ये की राजनीति करते हैं तो खुद ही उसके नेता जो है इस चीज पे बताएं, ध्यान दें, वो कोई इसका हल ढूंढें कि जो अनुसूचित जाति की कैटेगरी में जो जो जाति पिछड़ गई है और जो आरक्षण की सुविधा नहीं ले पाती है। मैं जानता हूं कुछ रीजन में कुछ जाति है कि जिस समुदाय से आज तक कोई भी स्कूल तक नहीं जा पाया है, किसी ने 10वीं कक्षा भी पास नहीं किया है। जब 10वीं कक्षा पास नहीं किया है तो निश्चित रूप से वो सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं है, उसमें बैठ ही नहीं सकता है परीक्षा में, तो वो कहाँ से आ पाएगा? तो उसमें भी तो ध्यान देना होगा। तो जो दलित राजनीति करते हैं वो खुद ही बताएं ऐसा क्या हुआ और इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। बिल्कुल, आप बने रहें प्रोफेसर कुमार, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भी जुड़े हुए हैं, युधिष्ठिर शर्मा साहब। एडवोकेट साहब, अगर ये मामला जो कि सामाजिक न्याय से जुड़ा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन सियासी पचड़े में फंसता है जिसकी गुंजाइश काफी ज्यादा रहती है और फिर से एक बार कोर्ट जाता है, तो क्या मुमकिन आप देख रहे हैं कि फिर से एक बार इस पर विचार हो सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले भी फैसला दिया था और उसको पलटा है, और वो पहले का फैसला बिल्कुल उलट था इससे। रिव्यू की संभावना हाँ हमेशा रहती है। कोई भी कोर्ट का फैसला हो तो उसको रिव्यू के लिए तो कोई भी जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं उसके लिए। बाकी तो फैसला क्या होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा, उसको तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो देखिए, आप ये कह रहे हैं अब युधिष्ठिर शर्मा जी कि अभी भी ये इसको चैलेंज किया जा सकता है, इस वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को? हाँ, किसी भी वक्त किसी भी वर्डिक्ट को चैलेंज किया जा सकता है। और अगर चैलेंज हुआ तो क्या पॉसिबिलिटीज आप देख रहे हैं, क्या सब हो सकता है? नहीं, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जिन पे डिपेंड करता है कि आर्गुमेंट क्या हुआ, जज को कितना कन्विंस कर पाए, ये सब चीजें डिपेंड करती हैं। तो इसलिए ऐसी चीजों में प्रेडिक्शन कभी हो ही नहीं सकती। नहीं, तो रेंज ऑफ वर्डिक्ट जो इसमें हम देख पा रहे हैं, मैं एज अ लेमैन, मैं नहीं हूं लीगल एक्सपर्ट, आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्या हो सकता है? या तो फिर से इसको बरकरार रखा जाएगा या पलट दिया जाएगा कि नहीं भाई, कोटे के भीतर कोटा नहीं होगा। यही दो संभावना है या कोई तीसरी भी संभावना हो सकती है? नहीं, यही दो संभावना है, लेकिन जो कोटे के अंदर कोटा है उसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट आगे जाके कुछ दिशा निर्देश दे दे कि इस तरह से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अल्टीमेटली तो इसे इंप्लीमेंट तो एग्जीक्यूटिव ने ही करना है, और इस बारे में कानून बनाना लेजिस्लेटिव का काम है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। जी, तो ये लीगल एक्सपर्ट और सोशल साइंटिस्ट जो समाज विज्ञानी हैं और कानूनविद हैं, दोनों की राय आपने समझी। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समझाने के लिए युधिष्ठिर शर्मा जी, प्रोफेसर अरविंद कुमार, इस कोटे के भीतर कोटे के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो सैनी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर फैसला ले लिया, लेकिन जातियों की राजनीति करने वाले नेताओं या एक खास वोट बैंक वाली पार्टियां इससे खासा नाराज हो गए हैं, जैसे बिहार में चिराग पासवान और यूपी में मायावती। हरियाणा सरकार के नए फैसले पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। ट्विटर के जरिए मायावती ने कोटे के भीतर कोटा पर फैसले को दलित विरोधी और आरक्षण विरोधी भी बता दिया है। मायावती ने कहा है कि उधर बिहार में दशकों से पासवान जाति के वोट बैंक पर कब्जा जमाए एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने भी इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। सुनिए क्या कहा है। तो पहले ये मायावती का आपके सामने एक्स पोस्ट है, वो बताते हैं आपको। हरियाणा की नई बीजेपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर जो ये दिया गया है, फैसला लिया गया है लागू करने का, इसको मायावती बता रही हैं कि ये घोर दलित विरोधी ही नहीं बल्कि घोर आरक्षण विरोधी फैसला है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी कांग्रेस की तरह आरक्षण को पहले निष्क्रिय बनाने और फिर इसे समाप्त करने की साजिश में लगी है। देखिए, हम लोग इस फैसले का कतई समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग नहीं मानते कि अनुसूचित जाति में किसी भी प्रकार के वर्गीकरण की कोई संभावना है। देखिए, हम लोग इस फैसले का कतई समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग नहीं मानते कि अनुसूचित जाति में किसी भी प्रकार के वर्गीकरण की कोई संभावना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का
हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। तो अपने सहयोगी भी विरोध जता रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता सैनी सरकार के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हरियाणा सरकार के फैसले का स्वागत किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले के तहत मैं व्यक्तिगत तौर से हरियाणा सरकार द्वारा SC/ST में उपवर्गीकरण लागू करने का स्वागत करता हूं। आरक्षण का लाभ उन वंचितों तक पहुंचना जरूरी है जो 75 साल बाद भी हमारे इस समाज का एक बड़ा हिस्सा अब तक पीछे रह गया था। उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सभी दलों की है। इसका विरोध अस्वीकार्य है। हरियाणा सहित भाजपा सरकारें सबका साथ सबका विकास के मार्ग पर मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश, ये उनका इस पर रिएक्शन केशव मौर्य का। तो हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले को मानते हुए यह नया सिस्टम लाने का ऐलान किया, उसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा था, अनुसूचित जाति एक समान वर्ग नहीं है, यानी उसमें भी सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं है और इसलिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकार को सब कैटेगरी बनाने का अधिकार दिया जा रहा है। लेकिन अब इसी अधिकार से नई राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि अब किसी राज्य में सत्ता में बैठी जिस भी पार्टी के पास सुप्रीम कोर्ट का वोट बैंक नहीं होगा, उसकी नजर सुप्रीम कोर्ट के भीतर वंचित वर्गों पर होगी, खास करके जो इस आरक्षण को लेकर आ रहा है। ये कुछ वैसा ही हो सकता है जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने दलितों के भीतर भी एक महादलित नाम से नया वर्ग बनाया था और फिर उनके लिए विकास की योजनाएं शुरू की थी। अब उसी तर्ज पर आरक्षण का भी प्रलोभन दिया जा सकता है। इसमें सत्ता में बैठी पार्टियों को इससे फायदा हो सकता है, लेकिन पहले से अनुसूचित जाति के भीतर किसी खास जाति के वोट बैंक पर कब्जा जमाई पार्टियों को इसी का नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनका वोट बैंक विभाजित हो जाएगा, 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। और इसीलिए जो पॉलिटिकल आप देख रहे हैं, इसमें विरोध शुरू हुए हैं, वो हो रहे हैं। तो सवाल है कि क्या बिहार की तर्ज पर महादलित वर्ग बनाया जा सकता है और ये पूरे देश में अब ऐसा होगा? जो राजनीतिक तौर पर क्या क्या हो सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। कोटे में कोटे से सुप्रीम कोर्ट में भी जो ये मामला है उसके आधार पर जो वोट बैंक अब तैयार करने की कोशिश होगी और राजनीति करने वाली पार्टियों को इससे नुकसान हो सकता है। तो देखना ये दिलचस्प है अपने आप में। और देखिए कि फिलहाल हरियाणा में ये लागू कर दिया गया है, लेकिन आगे क्या होगा, इस पर राजनीति कैसी होती है। और पॉलिटिकल पार्टियों में कंपटीशन पर राजनीति और सब कैटेगरी की मांग कई राज्यों में चल रही है। वंचित वर्ग के बड़े बड़े नेताओं की ओर से शिकायत की जाती है कि नौकरियों या विकास की दूसरी योजनाओं को उन्हें फायदा नहीं मिलता, और फिर ऐसी ही शिकायतों को बड़े नेता मौके की तरह लपक लेते हैं। जैसे एक बार फिर राहुल गांधी ने दलितों, महादलितों के और आदिवासियों के हक की बात उठाई। स्कूलिंग मेरी यहां हुई, दलितों के बारे में एक लाइन, हां भाई अनटचेबिलिटी होती थी, मगर उनका दर्द, उन पर जो अत्याचार हुए, उनका जो अपमान हुआ, उनका जो इमेजिनेशन था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो साइंस थी, उनकी जो फिलॉसफी थी, उसके बारे में कितना था? एक लाइन। आपने ओबीसी शब्द प्रयोग किया, अदर बैकवर्ड कास्ट, क्या ये आपका नाम है? तो अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि कोटे में कोटे से किसका हक बटा? दलितों का हक बटा या फिर जो दलितों की राजनीति करते रहे हैं उनके वोट बटे? देखिए अब इसको लेकर क्या क्या